चलिए आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कुछ अभिक्रियाएं। पढ़ाने में पहले आपको अनुत्क्रमणीय क्रिया, कौन सी क्रिया? अनुत्क्रमणीय क्रिया। देखिएगा, ऐसी क्रियाएं जो समान परिस्थितियों में केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है अनुत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है। कैसी क्रिया कहलाती है? अनुत्क्रमणीय क्रिया। एक बार फिर से सुनिएगा, ऐसी क्रियाएं जो समान परिस्थितियों में केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है अनुत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है। जैसे आप देखें, जैसे मान लेते यही है, आप लोग इस पदार्थ का नाम जानते होंगे। पदार्थ का नाम क्या है? आप लोग स्वयं जाने बताइएगा, इसके नीचे लिखिएगा, आप लोग स्वयं देख कर कहीं से। इससे जब हम क्या करते हैं, इससे जब हम गर्म करते हैं तो किसमें टूट जाता है? KCl, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, इसमें टूट जाता है। ठीक है, जब हम पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड किसमें टूट जाता है? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। लेकिन पुनः अगर इसे ठंडा करें, मतलब गर्म करना बंद कर दें, तो पुनः ये इसमें परिवर्तित नहीं होगा। अर्थात एक बार अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, पुनः उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित न हो। वो कैसी क्रिया कहलाती है? अनुत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है। कैसी क्रिया कहलाती है? अनुत्क्रमणीय क्रिया। तो इन्हीं प्रकार की अनुत्क्रमणीय क्रिया ही है। जैसे ये बार इसमें परिवर्तित हो जाता है, पुनः ये अपने मूल उत्पाद में नहीं आता है। ठीक है, समीकरण बैलेंस से समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं। देखिए, इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु? इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु। इधर ऑक्सीजन कितना है? 3, अर्थात ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। हम बैलेंस कर लेते हैं। अगर इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 3 है, तो 4 हो नहीं सकता, 5 हो नहीं, 6 हम सीधे करेंगे। अब यहाँ पे 3 से गुणा कर देते हैं, ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। इधर ऑक्सीजन कितना है? 3। यहाँ पे 2 से गुणा कर देते तो ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन और पोटेशियम भी बढ़ेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा कर दें तो समीकरण बैलेंस हो गया। तो एक प्रकार की कैसी क्रिया है? अनुत्क्रमणीय क्रिया। मतलब ऐसी क्रियाएं जो समान परिस्थितियों में केवल एक ही दिशा में संपन्न होगी, वो क्रिया कैसी क्रिया होगी? अनुत्क्रमणीय क्रिया ही होगी। ठीक, आया होगा समझ में? पहला उदाहरण हो गया। आपको हम दूसरा उदाहरण भी देते हैं, दूसरा उदाहरण भी देख लीजिएगा। जैसे क्या है? BaCl2। इसका नाम आप लोग जानते होंगे, बेरियम क्लोराइड। क्या नाम है? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को जब हम क्या करते हैं, सोडियम सल्फेट के साथ क्रिया कराते हैं। इसके साथ Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ जब क्रिया कराते हैं तो क्या बना लेगा? ये बना लेगा, देखिएगा, ये इस सल्फेट के साथ क्रिया कर लेगा, बना लेगा क्या? BaSO4। क्या बना लेगा? BaSO4। बचा क्या? सोडियम क्लोरीन NaCl। ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, बेरियम सल्फेट किस रूप में प्राप्त होता है? अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। देखिएगा, ये भी किस प्रकार की क्रिया है? ये भी अनुत्क्रमणीय क्रिया ही है। ठीक है, अनुत्क्रमणीय के साथ साथ आप प्रतिस्थापन क्रिया भी कह सकते हो। कह सकते हो नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक मूलक किसी दूसरे मूलक को क्या कर रहा है? प्रतिस्थापित कर रहा है। एक आयन किसी दूसरे आयन को, एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को प्रतिस्थापित करता है, प्रतिस्थापन क्रिया भी कहलाता है। तो एक प्रकार का प्रतिस्थापन क्रिया भी है, अनुत्क्रमणीय क्रिया भी है। ठीक है, इसका नाम बेरियम क्लोराइड। नाम लिखते रहे आप सभी लोग, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बनाया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यह क्रिया हो गया। ये क्रिया नहीं बल्कि रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण और रासायनिक क्रिया हम आपको बता चुके हैं। ठीक, उसको भी आप बार बार देखते रहें। अगर इस समीकरण को आप रासायनिक क्रिया के रूप में लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, या रासायनिक क्रिया दिया गया होता तो इस रूप में आप रासायनिक समीकरण लिख लेते। ठीक है, चलिए बैलेंस समीकरण लिख दिए। समीकरण देखो बैलेंस है कि नहीं, समीकरण बैलेंस कर लेते हैं। देखिए ना, बेरियम के कितने परमाणु? 1 है। इधर आप तो जानते हैं अभिकारक होता है, समीकरण 3 जिनके इधर उत्पाद होता है। इधर बेरियम के परमाणु 1, इधर बेरियम के परमाणु 1, बेरियम की बैलेंस है। क्लोरीन के परमाणु 2, इधर क्लोरीन 1 है, तो क्या करें? यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दें, क्लोरीन बैलेंस हो गया। ठीक, सोडियम के 2 परमाणु इधर हैं, इधर भी सोडियम के 2 परमाणु हो गए। सल्फर का 1 परमाणु, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, समीकरण बैलेंस हो गया। तो ये एक प्रकार की कैसी क्रिया है? अनुत्क्रमणीय क्रिया ही है। क्यों?
क्योंकि जब ये अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, पुनः ये उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित नहीं होगा। अर्थात एक प्रकार की कैसी क्रिया है? अनुत्क्रमणीय क्रिया ही है। ठीक है, तो अनुत्क्रमणीय क्रिया लगभग समझ में आया आप सबको। और भी क्रिया आप लोग देख सकते हैं। तीसरी क्रिया भी हम आपको दिखा देते हैं, NaCl। NaCl, इसका भी नाम आप लोग जानते होंगे, NaCl प्लस AgNO3। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट नाम इसका, क्या नाम है? सिल्वर नाइट्रेट। इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये दोनों जो आपस में क्रिया करते हैं, देखिएगा ये NaNO3 के साथ क्रिया कर लेगा, बना लेगा क्या? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। और क्या बनेगा? AgCl सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बना लेता है। ये भी किस प्रकार की क्रिया है? ये भी एक प्रकार का अनुत्क्रमणीय क्रिया है। याद रखिएगा, बहुत आसानी के साथ आप पहचान सकते हैं अनुत्क्रमणीय क्रियाओं को। अनुत्क्रमणीय क्रियाओं में क्यों इस तरह का तीर का चिन्ह लगा होगा? तीर का चिन्ह का मतलब ये हुआ कि अभिकारक इसमें परिवर्तित हो जाए, लेकिन पुनः अभिकारक इसमें परिवर्तित ना हो। इसका मतलब यही है। अगर ये इधर ही तीर का मुख होगा तो इस मुख होता, तो इससे क्या पता चलता है कि क्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो एक ही दिशा में संपन्न हो रही है। अर्थात किस प्रकार की क्रिया है? अनुत्क्रमणीय क्रिया है। तो अनुत्क्रमणीय क्रिया आप लोग लगभग समझ में आया होगा। ठीक, एक बार फिर से परिभाषा सुन लीजिएगा कि ऐसी क्रियाएं जो समान परिस्थितियों में केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, वो किस प्रकार की क्रिया होती है? अनुत्क्रमणीय क्रिया होती है। आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा, इसके अलावा आपके पास किताब होगा और भी उदाहरणों को देखिएगा, पढ़िएगा, याद कीजिएगा, तो आप अनुत्क्रमणीय क्रियाओं को बहुत आसानी के साथ पहचान सकते हैं कि कोई अनुत्क्रमणीय क्रिया होगी तो वहां इसी तरह का तीर का चिन्ह लगा होगा। ठीक है, तो आया समझ में? चलिए, आप अनुत्क्रमणीय क्रिया जान चुके। इसी का उल्टा दूसरी क्रिया हम देख लेते हैं। अगला हेडिंग आप लोग डालिएगा, उत्क्रमणीय क्रिया। कौन सी क्रिया? उत्क्रमणीय क्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय क्रिया, उत्क्रमणीय क्रिया भी हम लोग देख लेते हैं। अगर अनुत्क्रमणीय जान चुके तो उत्क्रमणीय देख लीजिए आप। चलिए सुनिएगा ध्यान से कि ऐसी क्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं। ऐसी क्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं, वो किस प्रकार की क्रिया होती हैं? उत्क्रमणीय क्रिया कहलाती हैं। ऐसी क्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं, वो किस प्रकार की क्रिया कहलाती हैं? उत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है। ठीक, उत्क्रमणीय क्रिया जाने। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में तीर या बराबर चिन्ह के स्थान पर इस तरह का चिन्ह लगा होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में तीर या बराबर मतलब अभिकारक और उत्पाद के बीच में इस तरह का चिन्ह लगा होगा, जिसे आप क्या कहते हैं? उत्क्रमणीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीयता का चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? इस चिन्ह को आप उत्क्रमणीयता के चिन्ह के नाम से जानते हैं। ठीक, इसका मतलब, इस चिन्ह का मतलब क्या है? देखिएगा, कोई भी उत्क्रमणीय क्रिया दिया गया होगा, जो तीर ऊपर है वो बताता है आपको अग्रक्रिया। क्या बताता है? अग्रक्रिया को बताता है। जो तीर ऊपर होता है, अर्थात जिस तीर का मुख बाईं से दाईं ओर को होता है, वो बताता है अग्रक्रिया। और जिसका मुख किधर होता है? बाईं ओर होता है, वो बताता है कौन सी क्रिया? पश्चात क्रिया को बताता है। किस क्रिया को बताता है? पश्चात क्रिया को बताता है। तो ये जाने आप सब, मतलब कोई भी उत्क्रमणीय क्रिया होगी तो वहां पर इस तरह का चिन्ह लगा होगा, जिसे आप उत्क्रमणीयता का चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह का मतलब भी है क्या? इस चिन्ह का मतलब भी है कि किसी भी उत्क्रमणीय क्रिया में दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, एक अग्र क्रिया होती है तो दूसरी पश्चात क्रिया होती है। ठीक, जैसे मान लेते हैं हम कोई एक अभिक्रिया लिखते हैं, जैसे यही है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन।
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों क्या करती हैं, ये दोनों आपस में संयोग करती हैं। ये दोनों क्या की, आपस में संयोग की तो क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। ठीक, ये बना अमोनिया, क्या सिलिकॉन वैलेंस है, सिलिकॉन वैलेंस है, सिलिकॉन वैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने प्रमाण, 2, यहाँ पे कितना 1, क्या करें 2 से गुणा करते नाइट्रोजन वैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 6, यहाँ पे कितना 2, तो क्या करें यहाँ पे 3 से गुणा कर दें नाइट्रोजन वैलेंस, हाइड्रोजन वैलेंस हो गया, सिलिकॉन वैलेंस हो गया ना। मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब क्या करते हैं आपस में क्रिया करते हैं अमोनिया बनती है। मतलब कोई परिस्थिति होती है, 200 वायुमंडलीय दाब होता है, 500 डिग्री सेल्सियस ताप होता है, आयरन उत्प्रेरक होता है, मॉलिक्यूलर वर्धक होता है, इन सब की उपस्थिति में बना। लेकिन पुनः अगर परिस्थिति हटा ले तो क्या होता है, ये अमोनिया पुनः किसमें परिवर्तित हो जाती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अपघटित हो जाती है। ठीक है, तो अब क्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही कि नहीं, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया का बनना ये अग्र क्रिया को बता रहा है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का बनना कौन सी क्रिया, अग्र क्रिया। पुनः अमोनिया का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूटना ये कौन सी क्रिया हुई, पश्चर क्रिया हुई। ठीक है, तो ये किस प्रकार की क्रिया है, ये एक प्रकार की उत्क्रमणीय क्रिया है। तो आप जाने कि कोई भी उत्क्रमणीय क्रिया होती है, उस उत्क्रमणीय क्रिया में अग्र और पश्च दो क्रियाएं होती हैं। जो क्रिया बाईं ओर से दाईं ओर संपन्न होती है वो अग्र क्रिया कहलाती है, और जो क्रिया दाहिनी ओर से बाईं ओर संपन्न होती है वो कौन सी क्रिया कहलाती है, पश्च क्रिया कहलाती है। तो हम आशा करते हैं आप उत्क्रमणीय क्रिया भी जान चुके कि उत्क्रमणीय क्रिया है क्या। तो ये उत्क्रमणीय क्रिया हुई, ये समझ में आया होगा, इसी में उत्क्रमणीयता का चिन्ह कहते हैं। तो कोई भी उत्क्रमणीय क्रिया होगी, उस उत्क्रमणीय क्रिया में इस तरह का चिन्ह लगा होगा, तो आप बड़े आसानी के साथ पहचान सकते हो कि किस प्रकार की क्रिया है, उत्क्रमणीय है कि नहीं है। अगर ऐसा चिन्ह लगा होगा तो उत्क्रमणीय, और एक तीर जो ऐसा लगा होगा तो उसको आप जान चुके कौन सी क्रिया होगी, वो अनुत्क्रमणीय क्रिया होगी। ऐसा चिन्ह लगा होगा तो अनुत्क्रमणीय, ऐसा चिन्ह लगा होगा तो उत्क्रमणीय क्रिया होगी। ठीक, तो आया समझ में उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। चलिए और भी उदाहरण आपको बताते हैं, नोट करा करें जो भी बोला जाए थोड़ा बहुत। चलिए नोट कीजिएगा अगला उदाहरण, जैसे एक बता दिया गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बना लिया, अमोनिया बना लिया। एक प्रकार की उत्क्रमणीय क्रिया हुई। दूसरी क्रिया हम दिखा देते हैं, PCl5 को जब हम गर्म करते हैं टूट जाता है PCl3 + Cl2 में। ये भी किस प्रकार की क्रिया हुई, ये भी एक प्रकार की उत्क्रमणीय क्रिया हुई। कैसी क्रिया हुई, उत्क्रमणीय क्रिया हुई। और भी हम देख लेते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड है ना, अमोनियम क्लोराइड को भी हम क्या कर दें, गर्म कर दें, तो अमोनियम क्लोराइड टूट जाता है किसमें, NH3 + HCl में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, HCl में। एक प्रकार की कैसे क्रिया हुई, उत्क्रमणीय क्रिया हुई। कैसे क्रिया हुई, उत्क्रमणीय क्रिया। आपके पास किताब है, उस किताब में और ढेर सारे उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों को आप लोग जरूर देखिएगा एक बार। ठीक है, तो उत्क्रमणीय क्रिया भी आप लोग जान चुके। तो उत्क्रमणीय क्रियाओं की पहचान में किसी को कोई दिक्कत, हम जानते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए उत्क्रमणीय क्रियाओं की पहचान में। जहां पर भी इस तरह का तीर का चिन्ह लगा होगा, एक का तीर का मुख दाहिनी ओर हो और एक का तीर का मुख बाईं ओर हो, मतलब दो तीर अगर बने हुए हैं अर्ध रूप में, तो बताते हैं उत्क्रमणीय क्रियाओं को। आप लोग जान चुके कि ऐसा तीर का चिन्ह लगा होगा तो उत्क्रमणीय क्रिया होगा। जो क्रिया बाईं ओर से दाईं ओर संपन्न हो रहा होगा वो अग्र क्रिया, और जो दाहिनी ओर से बाईं ओर संपन्न हो रहा होगा वो पश्च क्रिया होता है। तो नोट कर लीजिएगा इसको भी। और डिफिनीशन आपको बता दिया गया, एक बार पुनः सुनिए कि ऐसे क्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं वो किस प्रकार की क्रिया कहलाती हैं, उत्क्रमणीय क्रिया कहलाती हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए और डिफिनीशन भी नोट कर लीजिए, चाहे किताब से जैसे बताएगा वैसे जैसा भी आप लिख सकते हो वैसा लिखिएगा। कोई जरूरी नहीं कि एकदम किताब की भाषा लिखें, आप अपने शब्दों का उपयोग करते हुए अपनी मतलब जो भी परिभाषाएं लिखते रहें। ठीक है,
चलिए नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। चलिए अगले क्रिया आपको बता देते हैं, अपघटन क्रिया। कौन सी क्रिया? अपघटन क्रिया। अपघटन क्रिया अगला क्रिया है अपघटन अभिक्रिया। कौन सी क्रिया? अपघटन क्रिया। नाम से स्पष्ट है अपघटन। अपघटन मतलब टूटना, अपघटित हो जाना। ठीक है, अपघटन मतलब क्या? टूटना, अपघटित हो जाना, ये अपघटन क्रिया है। ठीक है, तो स्पष्ट है अपघटन। टूटता कौन है? जैसे कोई बड़ा पदार्थ होगा ना, जैसे मान ली कोई ईंट है, ईंट को अगर हम क्या करते हैं, उसे हथौड़े से मारते हैं तो ईंट क्या होगा, और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ईंट टुकड़ों में टूट गया, ठीक है, अपघटित हो गया, तो यही अपघटन हुआ। मतलब जब कोई पदार्थ अपने छोटे छोटे सरल अणुओं में टूट जाता है, जब कोई जटिल पदार्थ अपने छोटे सरल अणुओं में टूट जाता है, तो इस प्रकार की क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? अपघटन क्रिया। अपघटन क्रिया भी एक प्रकार की अनुत्क्रमणीय क्रिया ही होती है। अपघटन क्रिया भी एक प्रकार की कैसी क्रिया होती है? अनुत्क्रमणीय क्रिया होती है। जैसे भी आपको एक उदाहरण बताए, आपने देखा KClO3, यह है पोटेशियम क्लोरेट है। पोटेशियम क्लोरेट है ना, कोई एक पदार्थ है, केवल एक पदार्थ है। इसे अगर हम क्या करें, इसे हम अगर गर्म कर दें, क्या कर दें? गर्म कर दें। गर्म जब किया जाता है, टूट जाता है किसमें? टूट जाता है इसमें KCl। किसमें टूट जाता है? KCl प्लस O2 में। टूट गया कि नहीं? यही है अपघटन क्रिया। देखिएगा, कोई एक पदार्थ था, इसे हम गर्म किए तो क्या हो गया? दो सरल अणुओं में टूट गया। ये क्रिया क्या कहलाती है? अपघटन क्रिया। मतलब जब कोई एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, या दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटने की क्रिया ही क्या कहलाती है? अपघटन क्रिया कहलाती है। कैसे क्रिया कहलाती है? अपघटन क्रिया कहलाती है। किसी एक अणु का दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटने की क्रिया ही क्या कहलाती है? अपघटन क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे एक अणु है ना, जब इसे क्या किए, गर्म किए, तो क्या हुआ? दो सरल अणुओं में टूट गया। ये क्रिया कौन सी क्रिया हुई? अपघटन क्रिया हुई। समीकरण आप लोग पढ़ चुके थे, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। ऑप्शन 2 है तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दे, ऑप्शन 6 हो गया। यहाँ पे कितने से गुणा कर दे? 2 से गुणा कर दे, ऑप्शन 6 हो गया। समीकरण बैलेंस हो गया। एक प्रकार की कैसी क्रिया है? अपघटन क्रिया। जितने भी अपघटन क्रियाएं होती है, एक प्रकार की अनुत्क्रमणीय क्रिया होती हैं। जितनी भी अपघटन क्रियाएं होती है, किस प्रकार की क्रिया होती हैं? अनुत्क्रमणीय क्रिया होती हैं। अपघटन क्रिया एक प्रकार की अनुत्क्रमणीय क्रियाएं भी होती हैं। ठीक, ये हो गया। अगला उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे FeSO4 है। क्या है? FeSO4। इसका नाम आप जानते होंगे, फेरस सल्फेट। क्या है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो टूट जाता है किसमें? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। किसमें टूट जाता है? SO2 प्लस SO3 में टूट जाता है। अर्थात ये भी एक प्रकार की कैसी क्रिया है? ये भी एक प्रकार की अपघटन क्रिया ही है। ठीक, इसे हम क्या ऊष्मा दे रहे हैं, गर्म किया जा रहा है, जिससे इसमें टूट गया, इसमें टूट गया और इसमें टूट गया। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड टूट गया। एक प्रकार कैसी क्रिया है? अपघटन क्रिया ही है। देख लीजिए क्या समीकरण बैलेंस है कि नहीं? समीकरण बैलेंस है? समीकरण बैलेंस नहीं है ना, तो आप समीकरण बैलेंस कर लीजिए। देखिए Fe के कितने परमाणु? यहाँ पे 2, यहाँ पे Fe कितना परमाणु? 1। समीकरण बैलेंस नहीं तो क्या करें, यहाँ पे 2 से गुणा कर दें, Fe बैलेंस हो गया। इधर भी Fe हो गया, इधर भी Fe हो गया। सल्फर कितना? सल्फर 2 है, 2 है ना, इधर भी सल्फर 2 है, सल्फर बैलेंस हो गया। ऑप्शन देख लो, 3 2 5 3 8, इधर भी 4 2 8, सल्फर बैलेंस हो गया। तो समीकरण बैलेंस हो गया ना। तो एक प्रकार कैसी क्रिया है? अपघटन क्रिया है। जितनी भी अपघटन क्रिया होती है, एक प्रकार कैसे क्रिया होती है? अनुत्क्रमणीय क्रिया होती है। क्यों? क्योंकि एक बार जब ये इसमें टूट गया, पुनः ये इसमें नहीं टूटेगा। ठीक है, तो किस प्रकार की क्रिया हुई?
एक प्रकार की अपघटन क्रिया, और जितनी भी अपघटन क्रिया होती है वो कैसे क्रिया होती है, एक प्रकार की अनुत्क्रमणीय क्रिया भी होती है। नोट कर लीजिएगा, इसको भी समझ में आया होगा आपको अपघटन क्रिया भी। उसके बाद अगली क्रिया देखते हैं हम, उदाहरण नोट कर लीजिए। चलिए ठीक, नोट कर लिया आप सभी लोग। चलिए अगली क्रिया हम लोग देख लेते हैं। अपघटन क्रिया के साथ साथ अगली क्रिया हम देख लेते हैं वियोजन क्रिया। कौन सी क्रिया? वियोजन क्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ठीक, जिस प्रकार से भी आपको अपघटन क्रिया बताए कि अपघटन अभिक्रिया एक प्रकार की अनुत्क्रमणीय क्रिया होती है, उसी तरह से वियोजन अभिक्रिया भी उत्क्रमणीय क्रिया होती है। उसी तरह से वियोजन क्रिया भी कैसे क्रिया होती है? उत्क्रमणीय क्रिया होती है। इसमें भी क्या होता है, कोई एक पदार्थ अपने सरल अणु में वियोजित हो जाता है। अपने सरल अणु में क्या होता है? वियोजित हो जाता है। वो क्रिया कैसे क्रिया होती है? वियोजन क्रिया होती है। कैसे क्रिया होती है? वियोजन क्रिया। मतलब किसी एक पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में वियोजित होने की क्रिया को सरल अणुओं में वियोजित होने की क्रिया को क्या कहती है? वियोजन क्रिया कहती है। यह एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया होती है? यह एक प्रकार की उत्क्रमणीय क्रिया होती है। जैसे हम देखते हैं PCl5 है, पहला उदाहरण देख लेते हैं। PCl5 है, एक कोई एक अणु है ना, इसे हम क्या करते हैं, इसे अगर हम गर्म करते हैं तो किसमें टूट जाता है? ये टूट जाता है PCl3 + Cl2 में। इसमें तो टूटता है। पुनः इसे हम गर्म करना बंद कर मतलब ठंडा कर दें तो पुनः किसमें लौट आता है? इसमें लौट आता है। तो एक प्रकार की कैसी क्रिया है? उत्क्रमणीय क्रिया है कि नहीं? आप बिना देख तुरंत बता सकते हैं कि उत्क्रमणीय क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे अगर पक्ष दोनों क्रियाएं हो रही हैं। एक क्रिया बाएं ओर से दाएं ओर, तो दूसरी दाएं ओर से बाएं ओर हो रही है, अर्थात उत्क्रमणीय क्रिया रहा। तो जो भी उत्क्रमणीय क्रिया होती है प्रकार की वियोजन क्रिया भी होती है। आप देख रहे हैं कि इसी पदार्थ का क्या हो रहा है? इसी का वियोजन हो रहा है दूसरे अणुओं में। ठीक, तो एक प्रकार की वियोजन क्रिया भी है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरा उदाहरण जैसे NH4Cl है, NH4Cl को भी जब हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो टूट जाता है किसमें? NH3 + HCl में टूट जाता है। ये भी एक प्रकार की कैसी क्रिया है? वियोजन क्रिया ही है। आपको बताया जा रहा है कि वियोजन क्रिया एक प्रकार की कैसी क्रिया होती है? वियोजन क्रिया एक प्रकार की उत्क्रमणीय क्रिया होती है। तो वियोजन क्रिया है, साथ ही साथ इसे उत्क्रमणीय क्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि वियोजन क्रिया में किसी एक अणु का दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटने की क्रिया ही क्या कहते हैं? वियोजन क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे वही तो हो रहा है, कोई एक ही पदार्थ इधर दिखाया गया अभिकारक में, अब उत्पाद में क्या एक से अधिक सरल अणु में टूट रहा है कि नहीं? लेकिन पुनः ये पदार्थ इसमें आ जा रहा है, अर्थात उत्क्रमणीयता का भी गुण रख रहा है और वियोजन का भी गुण रख रहा है। अर्थात जितनी भी उत्क्रमणीय क्रिया होती है एक प्रकार की वियोजन क्रिया भी होती है। आया समझ में? चलिए ठीक, ये भी नोट कर लीजिएगा। और भी किताबों में और भी उदाहरण दिए गए, ढेर सारे उदाहरण दिए गए हैं। उन उदाहरणों को आप नोट करते रहे, याद करते रहे और पहचानते रहे कौन किस प्रकार की क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बताते। तीसरा उदाहरण जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड है। हाइड्रोजन आयोडाइड HI को आप क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड। ये भी टूट जाता है किसमें? हाइड्रोजन में। और किसमें? आयोडीन में टूट जाता है। ठीक, शनि का बैलेंस है नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु, आयोडीन के 2 परमाणु, तो यहाँ पे क्या करें? 2 से गुणा कर दें। लेकिन पुनः ये क्या होता है? इस रूप में आ जाता है। अर्थात ये एक प्रकार की उत्क्रमणीय, साथ ही साथ एक प्रकार की कैसे क्रिया है? वियोजन क्रिया भी है। ठीक है, तो आप वियोजन क्रिया भी जान चुके ना? चलिए ठीक, तो नोट कर लीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिए और भी आप लोग नोट करते रहें।
ठीक, नोट कर लिए। चलिए अगली अभिक्रिया हम लोग देख लेते हैं। एक अभिक्रिया और देखेंगे, उसके बाद कल अगले वीडियो में अगली अभिक्रिया है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं कोई भी अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के पूरा होने में चाहे ऊष्मा निकलती होगी या ऊष्मा लगती है, ठीक है, इसके आधार पर भी हम दो अभिक्रिया पढ़ लेते हैं। अगर किसी अभिक्रिया के पूरा होने में ऊष्मा निकलती है तो अभिक्रिया होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और किसी अभिक्रिया के संपन्न होने में अगर ऊष्मा लगती है तो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ठीक, तो हम देख लेते हैं इनमें से एक अभिक्रिया हम देख लेते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। हेडिंग डाल लीजिएगा आप, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया डाल ले हेडिंग। चलिए सुनिएगा, लिखिएगा, पर जो भी करना चाहिए कीजिएगा। ठीक, सुनिए ध्यान से। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिसके संपन्न होने में, ऐसी अभिक्रियाएं जिसके संपन्न होने में ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा मुक्त होती है, वो किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसके संपन्न होने में ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया आप लोग जान चुके। ठीक, जैसे अगर हम देखते हैं ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। अब क्रिया पूरा कर सकते हैं तो क्या बनाता है, जल का अणु बनाता है। क्या बनाता है, जल के अणु बनाते हैं। ठीक, जल के बने क्या, समीकरण बैलेंस, समीकरण बैलेंस नहीं, बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, 2 से गुणा कर लेते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। ठीक, ये समीकरण बैलेंस हो गया। अब देखिए ये दोनों क्रिया करते हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के मतलब दोनों जो क्रियाएं करते हैं, इन दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ना कुछ मात्रा में ऊर्जा निकलती है। कितनी ऊर्जा निकलती है, 136.8 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। कितनी, 136.8 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 136.8 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया हुई, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हुई। अगर उत्पाद में ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं की पहचान सबसे अच्छा है, हम बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। अगर उत्पाद में प्लस करके जितनी मात्रा में ऊष्मा निकल रही है लिखा हुआ है तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ही होगी। उत्पाद में अगर प्लस करके ऊष्मा की मात्रा लिखा गया है तो कैसे अभिक्रिया होगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। अगर यही ऊष्मा हम अभिकारक में लिखे तो माइनस में करके लिख दें। किसमें लिख दें, माइनस में करके लिख दें। हम उसे कहेंगे कौन सी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्लस में करके उत्पाद में ऊष्मा की मात्रा दर्शाई गई है, लिखी गई है तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस से करके ऊष्मा की मात्रा दिखाई गई है, अर्थात ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ही है। पहला एग्जाम्पल हो गया। और जानते हैं सर, यहाँ पे हाइड्रोजन किस अवस्था में है, आप लोग जानते हैं कोई भी रासायनिक समीकरण होता है, उस रासायनिक समीकरण में अणुओं के दाहिनी ओर नीचे की ओर अगर G लिखा हुआ है तो उसकी गैसीय अवस्था को बताती है। अगर L लिखा गया है तो उसकी द्रव अवस्था को बताती है। अगर S लिखा है तो ठोस अवस्था को बताती है। तो हम लिख देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। जानते हैं हाइड्रोजन किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। ऑक्सीजन किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। और पानी किस अवस्था में, लिक्विड मतलब द्रव अवस्था में है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, जिससे कार्बन है। क्या है, कार्बन। कार्बन के अपर रूप है ग्रेफाइट, यहाँ ग्रेफाइट भी है, कार्बन का एक अपर रूप है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ जो क्रिया करता है तो क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। और कुछ ना कुछ मात्रा में क्या होता है, ऊष्मा मुक्त होता है। कितनी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होता है, 94 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी मात्रा में, 94 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, यहाँ पे भी जाना ग्रेफाइट ठोस अवस्था में पाया जाता है, ऑक्सीजन किस अवस्था में पाया, गैस अवस्था में। कार्बन डाइऑक्साइड किस अवस्था में पाया जाता है, गैस अवस्था में ही पाया जाता है। तो आप जान चुके ये भी किस प्रकार की क्रिया है, ये भी एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपी क्रिया भी है। अगर उत्पाद में प्लस में लिखा हुआ है ऊष्मा की मात्रा तो आप बेशक कहिए कि कोई सी क्रिया है, ऊष्मा क्षेपी क्रिया ही है।
अगर यहीं पे माइनस में करके लिखा होता तो आप कहते ऊष्माक्षेपीय क्रिया है, ऊष्माशोषीय क्रिया है। कौन सी क्रिया है? ऊष्माशोषीय। तो हम जानते एक क्रिया बता दिया गया। कल हम आपको ऊष्माशोषीय क्रिया बताएंगे इसके आगे, ठीक है। आशा करते आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया बताइएगा, फिर से आपको बताया जाएगा। ठीक, धन्यवाद।